जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं कस्सोवाल में बैठा हूँ जी, आफ्ताब डेयरी पे। मेरे साथ नईम रियाज साहब बैठे हैं, फार्मर हैं। तो पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे हैं, तकरीबन 10-11 साल सऊदी अरब में ये काम करते रहे। 4 भाई हैं, चारों भाई सऊदी अरब में तकरीबन 11-12 साल से ये अपनी एफर्ट कर रहे हैं। तो 2 भाई जो हैं अभी भी सऊदी अरब में हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में आके ये डेयरी का सेटअप लगाया। तो हल्का सा बताइएगा सर, क्या महसूस करते हैं पाकिस्तान में आके? कोई लग तो नहीं लगा गलती हो गई है पाकिस्तान में आके? फील तो नहीं हो रहा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे फार्म पे आए, आपने हमें टाइम दिया सर। आपसे हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली जो हमें आज तक नहीं थी पता। सही। इवन के हमारे पास डॉक्टर साहब थे, यानी जितनी वो एफर्ट कर रहे थे उसके अलावा ज़ाहिर बात है आप बहुत सीनियर हैं, तो हम बहुत मुस्तफीद हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। तो सेकंड जो आपने सवाल किया है सर, पाकिस्तान में तो चैलेंज ही चैलेंज है। हम 4 ही भाई उधर थे, हमने उधर ही प्लान किया था कि हम 2 को घर जाना चाहिए, पीछे साइकिल चलता रहेगा। और सबसे अच्छा फैसला मेरे ख्याल में हमारा यही है कि हमने शुक्र है 2 को उधर छोड़ दिया है। अगर हम उन दोनों को उधर ना छोड़ते ना तो हो सकता है हम चारों दोबारा वीजा लेके वापस चले जाए। चारों को जाना पड़ जाता है। पाकिस्तान के लिए जो हालात है पिछले 1.5-2 साल से स्टेबल नहीं हो रहे जी, ऐसे ही है, बहुत टफ काम है। ठीक है, लेकिन हमें ये शौक था। अच्छा, कस्सोवाल में आपके पास ही हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, हशाम साहब। जी जी, बड़े हमारे भाई हैं, अच्छे भाई हैं, आपके दोस्त हैं। मैं उनको बड़ा फॉलो करता रहता हूँ फेसबुक पे, बड़ी मेहनत करते हैं। मैं अक्सर औकात लोगों को, अपने फार्मर्स को बताता हूँ कि यार उस बंदे ने दूध बेचने में बड़ी एफर्ट की है। जी ऐसे ही। अच्छा, आपका वो बड़ा करीबी दोस्त भी है, आप उसको फॉलो भी करते हैं। उन्होंने कंट्रोल शेड बनाया अपना जी, आप लोगों ने ये अपना ओपन मॉडर्न शेड बनाया। तो आप क्यों इस शेड पे आए? आप भी कंट्रोल शेड पे क्यों नहीं चले गए? सर हमने हिशाम से बहुत कुछ सीखा है। हमें हिशाम ने गाइड भी बहुत किया है, यानी थ्रू आउट पहले दिन से लेके एनिमल परचेज करने तक हमारी जो कमिटमेंट डीलिंग थी, हिशाम हमारे साथ ही था जी। लेकिन डे फर्स्ट से ना पता नहीं हमें क्यों लगता था, हम उसके फार्म पे बहुत जाते थे, बहुत विजिट करते थे, अगेन डेली बेसिस पर। के भाई को 2-3 महीने छोड़ी उधर रखा, अच्छा, ताकि गायों को हमें पता चले क्या करती हैं। सही है। लेकिन हम जब भी वो शेड के अंदर दाखिल होते थे ना, हमें गुडर फील होती थी जाती तौर पर। सही। तो जब हमें गुडर फील हो रही है तो जानवर है, इम्पोर्टेड जानवर है, आला ब्रीड है, तो हमारी उससे ये बहस रहती थी। सही। यार बाकी 99 चीजें उसकी ठीक है, वो हमारा दोस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में स्टिल अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जो उसका डिसीजन है कंट्रोल एनवायरनमेंट, वो आप उसे इख्तलाफ करता हूँ। फिर मैंने यानी उसके अलावा लेफ्ट राइट बहुत सारे फार्म है हमारे इधर, चीचावतनी में, साहिवाल, मैं मुल्तान भी गया हूँ, लाहौर के करीब पत्तों की चूनी है खासतौर पर। ठीक है। तो हर जगह पे यही मॉडल है। सही है। और ये हमें अच्छा इसलिए लगा कि हम मुल्तान के करीब है, गर्मी भी है। सही है। चले एटलीस्ट वही बात कराई। तो अभी आपको तकरीबन 1.5-2 साल इस शेड में हो गए, आप सेटिस्फाइड हैं शेड से? जी शेड से हम सेटिस्फाइड, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो आप लोगों ने जानवरों की सिलेक्शन की जी, आप ना ऑस्ट्रेलियन पे गए ना अमेरिकन पे गए, आप लोगों ने अपने फार्म के लिए डच गाय का इंतखाब किया जी। तो मैं समझ सकता हूं कि इसके पीछे भी है शाम साहब, क्योंकि उनके पास डच गाय थी जी। वही बात मैं बताने जा रहा था कि हमने ना शाम पे ही बिलीव किया है, ट्रस्ट भी किया है, लेकिन हमने इन गायों का दूध घर पे ला के पी के देखा है। हाँ। इसका दूध बहुत गाढ़ा था। हाँ। और स्टिल है। हाँ। और मतलब कि वैसे देखा जाए वॉल्यूम वाइज गायों ने पहला सुबह हमारा जबरदस्त करा दिया। पहले सुबह में कितनी एवरेज पे आप इनके साथ चलते रहे? हम चलते रहे ऑलमोस्ट 27-28 पे। मैं समझता हूँ कि पहले सूबे के अंदर 28 लीटर की एवरेज जो है नॉट बैड। ये भी याद रखते हैं, नए फार्मर बंदे थे, बहुत सारी चीजें सीखने की फेज में है। फिर भी 28 लीटर की एवरेज ले जाना बड़े मानी रखता है जी। ऐसे था। तो मतलब आप जानवरों की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है? यही बताते थे कि जानवर आपने किससे खरीदे थे? जी ये हमने वो डॉक्टर उमर अवान साहब है, बूबी टेक वाले वही सप्लायर थे हमारे। कितने में एक जानवर यहाँ पड़ा आपको? ये तब डॉलर के हिसाब से कॉस्ट पड़ी तकरीबन 6 लाख के करीब थी, कुछ थोड़ा कम था, 10-15 हज़ार ना। ये इनके जानवर आए हैं जी दिसंबर 2021 में, और अगर याद रख लें 3 से 6 माह का प्रेग्नेंट जानवर था, ऐसे ही था। और 6 लाख रुपए इनको पड़ा दिसंबर 2021 में। आज अगस्त 2023 हो गया, आपको पता आज इनका रेट क्या है? मैंने सुना है कि मिलियन क्रॉस कर गया शायद। सर आज इनका रेट है, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है 3800 यूरो
तो वो सर कितने बनेगा? वो तकरीबन 11.5 लाख बन जाता है। वही वो ना 1 मिलियन से डबल हो गया। हाँ, मैंने सुना है कि डबल हो गया, डबल हो गया। एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये वो फार्मर है जिसने इतना महंगा जानवर खरीदा, या आज भी कोई बंदा फार्मिंग करना चाहता है ना, तो जारी बात है कहीं ना कहीं से तो जानवर खरीदना है। जानवर तो लेने वो इंपोर्ट करेगा, अमेरिका से कर ले, ऑस्ट्रेलिया से कर ले, नेदरलैंड से कर ले, 10-11 लाख का जानवर लेगा। कल उसकी बछड़ी पैदा होती है, वो बछड़ी को बड़ा करता है, तो उसका हक बनता है कि वो अपनी बछड़ी का 9 या 10 लाख रुपए रेट आपसे डिमांड करेगा और सेल करता है। हमारा मुआशरा जो है ना सर, जो हमारे फार्मर हैं, वो मेरे से इस बात पे बड़े नाराज हो जाते हैं कि भाई आप जो है ना, ये इतना रेट क्यों बढ़ा दिया आप लोगों ने। नहीं नहीं, असल में ये रेट हमारे कंट्रोल में है। असल में वो जो फार्मर हमारे लोकल है ना, उनको इस सीन का पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। अगर उनको सीन का पता हो ना, पहली बात तो वो पहले वाली नाव है जो हमने ले ली है जी, तो अगर हम अगर वो ले ले, तो अगर हम हीफर का 8 लाख मांग रहे हैं ना 9 लाख, तो मेरे ख्याल में वो 15 लाख मांगे। ऐसे ही है। क्योंकि अब तो हम इस काम में पड़ गए हैं ना, जी, तो ये काम है, नया है, चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाए। चैलेंज की आपने बात की, कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना आपको यहाँ पे अब तक रहा है? सर सबसे बड़ा तो जो चैलेंज है ना, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का है। ठीक है। सबसे जो बड़ा आप लोग चैलेंज सोलर पे नहीं गए? नहीं, अभी हम इंशाल्लाह इन सर्दियों में ना हमारा प्लान है कि हमने इंस्टॉल करवा देना, ताकि नेक्स्ट गर्मियाँ हम इससे हमारी जान छूट जाए। ठीक है। और सेकंड, जो हमें शुरू में यानी एक दो झटके लगे साइलेज के, सही है। हमें थोड़ा पता नहीं था कि ये कितना खाएंगी। हमने अपने हिसाब से हाँ। बहुत ज्यादा बनाया था, लेकिन उनके हिसाब से वो कम था। तो वो नया एरिया इधर साइलेज का। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, हमारा 90% फार्मर साइलेज से छोड़ जाता है। छोड़ जाता है, ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल होता जो है ना जी, चाहिए ज्यादा होता है, हाँ। कैलकुलेशन ज्यादा करके बनाता है, वो भी कम पड़ जाता है। तो अब ये है कि हम ये जो मकई होती है ना बहारिया, जो लास्ट गुजर गई है, इस मकई से हम थोड़े से पाँव पे खड़े हो गए साइलेज के हवाले से ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके पास छोटे बड़े मिला के सिर्फ 50 जानवर है जी, ऐसे ही है। एक चीज जो मैंने देखी है यहाँ पे, कि आप लोग अपना बंडा खुद बना रहे हैं जी। अमूमी तौर पे। फार्मर ये कहता है कि यार मेरे जानवर थोड़े हैं, कल को मेरा सेटअप बड़ा हो जाएगा तो मैं तब तक मार्केट से ही लेता हूँ जी। तो ये किसने आपको इस चीज पे गाइड किया कि नहीं यार बंडा आपने खुद बनाना है? जी, ये फिर वही क्रेडिट हमारा शाम को जाता है। मतलब शाम साहब ने आपको काफी चीजें समझा दी? जी, पूरी, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मल जैसा बंदा अगर उनको फॉलो कर रहा है ना, तो हमें तो वो आंखें बंद करके करना चाहिए। ये बंदा वो गाइड ठीक करता है। हाँ, तो बंदा भी मेरा भी उनसे बस एक ही इख्तलाफ है, शेड वाला। वो सारी बात है कि जमहूरियत का हुस्न ये है, हाँ, इख्तलाफ हो जाता है। बाकी मैं उनकी सारी चीजों से, उनके जानवर अच्छे हैं, उनका फीडिंग, उनकी कैलकुलेशंस, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल शेड पे अभी हमारा दिल नहीं मानता जी। ऐसे ही हम इन शेड्स के अंदर जो है ना बड़े ज्यादा सेटिस्फाइड है, ज्यादा इनके साथ। और जैसा कि आप कह रहे हैं, यानी चीजें हमने आपके व्लॉग्स बहुत सारे देखे हैं, वनडे की भी हमारे पास भी वही है जो आपने लास्ट व्लॉग में हमें बताई है। जी जी। बस मसला यही था जो आपसे नई गाइडलाइन ली है कि उसको मिक्स अप एनिमल्स के हिसाब से पार्टीशन करें, उसकी कितने मिकदार कितने को जानी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये बंडा बना रहे हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका प्रॉब्लम ये था कि जिस मिकदार में जानवर को जाना चाहिए था उस मिकदार में जानवर को नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से एक तो क्लोजअप में जानवरों की सही से तैयारी नहीं हो पा रही थी, और जो जानवर फ्रेश बच्चा दे के आ रहे हैं उन जानवरों का जो है ऑफकोर्स जो है ना जी, उनकी वो प्रोडक्शन उस तरह से नहीं आ रही थी। क्या समझते हैं, कोई बंदा डेयरी का काम करना चाहता हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बड़ा सुनते हैं जी, ऐसे ही है, तो कुछ पैगाम उनके लिए? सर, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई जितने भी हैं ना, उनको वैसे मेरा जो रिसेंटली मशवरा है कि वो बिल्कुल स्टिल ये 1-1.5 साल 2 साल जो चल रहा है ना मुल्क के जो हमारे हालात है, ये रुक जाए, बिल्कुल रुक जाए। यहाँ पे हालात बिल्कुल वो मतलब स्टेबल नहीं है किसी हवाले से भी ना कह लें, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मुआशी तौर पे अदम इस्तेहकाम का एनर्जी, मेन एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस देख लें, सारी चीजें देख लें। तो हाँ, फिर हमारी तरह यही एग्जांपल सेट करें कि मैं अपने भाई हैं बड़े, मैं हर माह 3-4 लाख मंगवाता हूँ तो फार्म रन हो रहा है। हमें नजर यही आ रहा है कि यार हमारी चले 2-4-6 हीफर से भी फिर मतलब करीब है, बच्चे ऐड हो रहे हैं, फार्म बढ़ रहे हैं, एसेट्स बन रहे हैं। हम इस प्लान भी कर रहे हैं। बाकी से आपको सारे मैंने बता दिया है कि फर्स्ट लैक्टेशन में हम इतने मुतमिन थे यार, ये तो 4-5 साल में तो ये मौजें लग जाएंगी, लेकिन जब दूसरा सुबह आया है तो बातें और थी। क्या है भाई, वो बात वही है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आपको इन्वेस्टमेंट 3 दफा करनी है। मैं अपने व्लॉग्स में ये बात बार बार करता हूँ कि अगर आपने पहले 30 जानवर लिए थे तो आपको 8 महीने के बाद 20 डालने हैं, फिर 8 महीने के बाद 20 डालने हैं,
तो इंशाल्लाह आपके पास दूध इतना होगा कि आपको जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। तो मसला ये है कि एक फार्मर वो 30 जानवर लेता है, बाद में फाइनेंसिस का इशू बन जाता है, उसके पास इतना बजट ही नहीं है कि वो 20 जानवर भी लेना कौन सा आसान है जी। 2 करोड़ से ऊपर की गेम बन गई है। बिल्कुल, अब तो बहुत मुश्किल हो। 2 करोड़ से ऊपर की गेम बन गई है ना, उसके पास 2 करोड़ हो ना जानवर आए और ना उसका जब सर्कल चले, फिर लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उसी सेटअप को किसी न किसी तरीके से जो है वो चलाया जा सके। फिर होता ये है कि पहले सूबे में सारे जानवर दूध देते हैं, शुरू वाले 7-8 महीने बड़े अच्छे गुजरते हैं, पैसा आ रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जानवर प्रेग्नेंट होते हैं, ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, दूध की पैदावार नीचे होती है, खाने वाले पीस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंस बढ़ जाता है, अल्टीमेटली जो है फिर जेब से पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। ये हर दूसरे फार्म की यही कहानी है, इनका भी यही मसला है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी इनके पास एडवांटेज ये है कि इनके जानवर प्रेग्नेंट है, ड्राई है, अभी बच्चा देके जब इंशाल्लाह मिल्किंग का हिस्सा बनेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पैरों पे हो जाएंगे। और आप सर क्वेश्चन करते हैं बाहर वाले, जी सपोज करो एनिमल्स ले लेते हैं, 1-2 एकड़ जमीन पे फार्म भी खड़ा कर लेते हैं, जी सबसे पहले वो प्लान करें इस फार्म को चलाने के लिए साइलेज चाहिए। जी उसके लिए उनका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जो बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं तो कह रहा हूँ, फीड वनडे से भी ज्यादा साइलेज की है। यानी हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 26-27 एकड़ है जाती। और मैं व्लॉग में बता रहा हूँ आपको, मैंने इस बार ऑलमोस्ट 100 मन गंदम मैंने खरीदी है। अच्छा, बाकी मेरा यही इधर चल रहा है, साइलेज ही चल रहा है। यानी साइलेज चल रहा है, ये वनडे के लिए मकई निकल रही है थोड़ी ऐसे ही। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है, यानी ये सीरियस बात है। सबसे पहले जमीन खरीदनी फार्म बनाने के लिए, हाँ जी, उसके बाद शेड बनाना है, फिर आपने अपनी जानवर की फीड जिसमें साइलेज है उसको अपने पास संभालना है, फिर आपने एक डॉक्टर हायर करना, फिर 5वें नंबर पे आपके जानवर आएंगे। ऐसे है। इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर आप इस तरतीब को फॉलो नहीं करते ना तो आपको चैलेंजेस का सामना रहेगा, जानवर आपको तंग करेंगे, परेशानी का शिकार रहेंगे। क्या लगता है अगर 1-2 साल पीछे चले जाएं तो आपको मौका दिया जाए तो कौन सी चीजें तब्दील करना चाहेंगे? अगर आपको मौका दिया जाए, क्या समझते हैं, दोबारा जानवर ऐड करेंगे या इन्हीं के साथ चलना है? नहीं सर, बिल्कुल जानवर ऐड होने चाहिए। मेरा शेड है ऑलमोस्ट 120 एनिमल्स का, ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट यानी इसको इस नंबर पे लेके जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आप वो जो आपने पहले थोड़ी देर पहले बात बताई है, वो 8-8 मंथ वाला साइकिल, अगर हम भी उसी पे यानी कुछ हमने 10 एनिमल्स ऐड किए भी हैं, अगर हम 10-20 और कर ले ना तो मेरा ख्याल है कि हम जल्दी ऊपर निकल जाएंगे इन क्राइसिस से, ब्रेक इवन से आगे आ जाएंगे। जी, आगे आ जाएंगे, एक स्टेप हम थोड़ा सा ना इजी हो जाएंगे फाइनेंशियल। तो यही चीजें हैं। बाकी काम अच्छा है, ये काम है शौक का और दिल गुर्दे का, जो सबर का। बिल्कुल, इसमें वो जल्दी नहीं है कि आपने आज 10 लाख या 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है ना तो एटलीस्ट 6 महीने बाद आप सोचो यार 10 करोड़ थी और 15 हो जाए, इस तरह नहीं। ये लंबा काम है, सबर वाला, हौसले वाला है, और फिर वही बात पंजाबी में दिल गुर्दे वाला काम है। काम अच्छा है, शौक से हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज मैं आपको आईडी एंड और बता दूं कि इनके पास डच के एनिमल्स खड़े हैं। अभी सीमन पे हमारी बात हो रही थी, मैं आप लोगों को भी यही बात करने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा कि जब भी कभी सीमन सिलेक्शन करें तो सिलेक्ट द गुड बुल सिलेक्ट करें जो तमाम क्वालिटीज का, अच्छी क्वालिटीज का या आपके जानवरों में पाए जाने वाली डेफिशिएंसीज का इलाज हो। मुल्क ना देखें। लोग कहते हैं कि यार मैंने ऑस्ट्रेलिया का लेना है, मैंने अमेरिका का लेना है, मैंने नेदरलैंड का लेना है। भाई सिलेक्ट द गुड बुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। मैंने अभी इनको 1-2 बुल रिकमेंड किए हैं और मैंने इनको बताया कि उन बुल्स की खासियत क्या है, जो आपके जानवरों को कहाँ पे बेहतर करेंगे, कौन कौन सी चीजें जहां पे वो हिट करेंगे आपके जानवरों को, और आपके जानवरों की कौन कौन सी चीजों को इंप्रूव करेंगे। आपने देखना है आपके फार्म पे डेफिशिएंसी क्या है, आपको इंप्रूवमेंट कहाँ पे चाहिए, और उस इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा बुल है जो आपके जानवरों को बेहतर कर सकता है, उसका इंतखाब करें। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकन सीमन भी यूज होता है, कैनेडियन सीमन भी यूज होता है, अमेरिका में ऑस्ट्रेलियन सीमन भी यूज होता है। दुनिया में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपस में बुल एक्सचेंज करते हैं अपनी नस्ल को बेहतर करने के लिए। खुदारा इस बहस से बाहर निकल जाएं कि हमसे लोग पूछते हैं ऑस्ट्रेलियन सीमन अच्छा है और ये डच अच्छा है और ये अमेरिकन अच्छा है। भाई अच्छी जेनेटिक्स आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगी, देखने वाली नजर चाहिए आपको। आपने देखना जो बुल आपके सामने रखा गया है उसकी कैटलॉग को पढ़ना सीखें कि इसके पास है क्या। तो उम्मीद करते हैं सर आपका बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा।
उम्मीद करते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको मिल रही होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। बहुत